तो गाइज मैं आपको अब डायमेंशंस के बारे में बताती हूँ कि डायमेंशंस होते क्या है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम एक। ऑलराइट, तो अगर मान लो कि इफ़ अगर वी एक वेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने, सेट के अंदर ज़ीरो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे। आपको इसी से ही पता चल जाएगा कि डायमेंशंस होते कैसे। तो उसके डायमेंशंस ऑफ वी क्या होंगे, उसके अंदर ज़ीरो डायमेंशंस है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो ज़ीरो है, इसीलिए मतलब कि फाइव है, मतलब वी वेक्टर जीरो है, मतलब कि इसके अंदर फाइव एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर मान लो उस वी एलिमेंट के बाद पास ऐसे कोई, मतलब कि उसके पास ऐसा वेक्टर हुआ, वी जो वेक्टर है हमारे पास वो इस फॉर्म का हो, उसके पास कैसे एलिमेंट्स हुए, आई एफ एन। एफ एन मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है ना कि एक फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसके अंदर इसके एलिमेंट, मतलब कि इसकी मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो उसके अंदर एन होंगे, क्योंकि जितनी इसकी पावर है ना एन, तो फंक्शन उतना ही जा रहा है जितनी एन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में हुआ, अगर मेरे पास कोई ऐसे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स हुई, और वो बिलोंग कहाँ से कर रही है, एफ से, मतलब कि फंक्शन, मतलब एफ से ले रहे हैं वो जो वैल्यूज़ आ रही है, तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी डायमेंशंस ऑफ एफ, एम क्रॉस एन ऑफ एफ, इसकी डायमेंशंस एम इंटू एन होंगी, होते नहीं रो इंटू कॉलन वही, ठीक है। उसके बाद अगर एक मेरे पास एक और है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और एफ से ले रही है, उसकी वैल्यूज़ आ रही है उसकी एफ से, ठीक है, मतलब एफ छोड़ो, फील्ड है ये तो एक, मतलब पॉलिनोमियल है, पी रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल को, और अपॉन में एन है। तो उसकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ, डायमेंशंस ऑफ, इसको मैंने वी, डायमेंशंस ऑफ वी, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, एन प्लस वन, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर एक कांस्टेंट नंबर भी होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, ऐसे ही तो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वन, एक्स क्यूब, ऐसा। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके डायमेंशंस कितने होंगे, तो एक तो वो उसकी पावर होगी, और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। एक तो उसकी हाईएस्ट पावर जहाँ तक जा रही है वो, और एक कांस्टेंट एक नंबर भी तो आता है, क्योंकि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होता है ना, एक्स, अगर मैं फोर तक लेके चलूँ, पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है ना, एक्स रेज टू द पावर फोर, क्यूब, स्क्वायर, देन एक्स एंड देन कांस्टेंट। तो देखो जितनी हाईएस्ट पावर है उतने तो नंबर्स होंगे ही होंगे, एक्स की वैल्यूज उतनी तो होंगी, प्लस में वन, एक कांस्टेंट भी तो आगे एक्स्ट्रा, तो पांच हुए ना। तो इसीलिए वो डायमेंशंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा एन प्लस वन से, क्योंकि जब पॉलिनोमियल की बात होती है उसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ जाता है। ऐसी मैट्रिक्स में कैसा होता है, एम क्रॉस एन, मैट उसकी डायमेंशंस क्या होते हैं, एम क्रॉस एन, मतलब मल्टीप्लाई कर दो उसके रो और कॉलम को, उसके डायमेंशन डायरेक्टली पता चल जाते हैं। अगर कोई एफ एन फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन है, तो उसके डायमेंशन एन होंगे, अगर जीरो है तो जीरो होंगे, ठीक है। अब मेरे पास गाइस एक थ्योरम है, अब उसे स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन बस इतना ही जानना था आपको, बस ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक थ्योरम है डायमेंशन ऑफ सब स्पेसेस की, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती क्या है, मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब देखोगे तो आपको समझ नहीं आया, तो इसकी डायमेंशंस क्या कहती है, ठीक है। ये बोलती है कि लेट डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर सबस्पेस वी। मतलब क्या है, डब्ल्यू जो है एक सबस्पेस है वी का, ठीक है, डब्ल्यू वी का सबस्पेस है। देन डब्ल्यू इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसके अंदर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे, एंड जो डब्ल्यू की डायमेंशंस होंगे ना वो छोटे होंगे डायमेंशंस ऑफ वी के। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो डब्ल्यू क्या था, एक सबस्पेस था, सबस्पेस है वी का, ठीक है। जब डब्ल्यू सबस्पेस है मतलब डब्ल्यू तो वैसे ही छोटा है ना, क्योंकि सबस्पेस है वी का, तो उसके डायमेंशन भी कहीं ना कहीं छोटे ही होंगे। तो डायमेंशन डब्ल्यू इज लेस देन ऑफ डायमेंशन ऑफ वी, ठीक है। और मोर ओवर, एक तो हमें ये प्रूफ करना है क्योंकि देन के बाद लिखा है, मोर ओवर इफ अगर दोनों के डायमेंशन बराबर होते हैं, तब क्या होगा, तब ये होगा कि दोनों की दोनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी और डब्ल्यू के सेम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि डब्ल्यू की जो डायमेंशन है ना वो, और वी के जो डायमेंशन है ना एन है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू हम एन तक ही ले जा सकते हैं ना, मतलब लार्जेस्ट तो नहीं, मतलब एक तरीके से एक नंबर तो लेंगे ही ना, कि इसके डायमेंशन यहाँ तक ही फिक्स है। तो मैंने वी के बोल दिया कि एन तक इसके डायमेंशन जा रहे हैं, ठीक है। अगर डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो जाती है, अगर मान लो डब्ल्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, डब्ल्यू खाली है, सबस्पेस बोल रखा है ना वी का, वी के अंदर तो एन डायमेंशन है, ठीक है। पर डब्ल्यू अगर खाली हुआ, मतलब कि अगर उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट्स हुए, तो ऑब्वियसली अगर उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट्स, अभी मैंने दिखाया था जब भी किसी के ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं तो उसके डायमेंशन क्या होते हैं, ज़ीरो, ठीक है। जब उसके डायमेंशन ज़ीरो, और ज़ीरो तो लेस देन होगा ही ना एन से,
क्योंकि n एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा ना। जब एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कभी नेगेटिव में थोड़ी ना जाएंगे। एलिमेंट्स तो एक पॉजिटिव नंबर ही तो शो करता है, एलिमेंट्स उसके अंदर जितने भी हैं। जब मैंने इसके n बोला है तो वो लेस देन n ही तो होगा। तो ये प्रूव हो गया ना हमारा ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तब ये सेटिस्फाई कर रही है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, बट अगर ये चीज़ ज़ीरो नहीं होती है तब क्या होगा? अगर डब्ल्यू के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हुआ, मतलब ज़ीरो के अलावा और भी हुए, देन मान लो वो दूसरे एलिमेंट्स x1 है। अब जब भी हम लेंगे ना वो x1 एलिमेंट, तो वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हुए। ठीक है, अब जब नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हुए तो उसको बोल देंगे कि हम बोल देंगे कि जो x1 है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि है तो एक ही एलिमेंट। एक एलिमेंट है तो किसी पर डिपेंड करेगा वो? नहीं करेगा ना, क्योंकि एलिमेंट एक है, भले उसकी वैल्यूज है नॉन जीरो है, बट वेक्टर जो है, मतलब ये जो एलिमेंट की बात है ना, मतलब ये वेक्टर है, ये डब्ल्यू के अंदर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब वो सिंगल है वो किसी पर डिपेंड करेगा नहीं ना, उसको वो तो सिर्फ सिंगल ही है, उसका इन्फ्लुएंस किसी और पे पड़ेगा नहीं। अगर दो एलिमेंट्स हो गए, मान लो जैसे खुद दो लोग होते हैं, जैसे कि बोलते ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, सिर्फ एक ही रह सकती है, वैसे ही अगर ये सिर्फ एक ही है तो ये किससे लड़ाई करेगा? कोई भी नहीं होगा ना इसके पास लड़ाई करने के लिए। जब दो लोग होंगे तभी तो लड़ाई होगी। तो वैसे ही जब ये सिंगल है तो मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो x1 क्या है? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हुआ। ठीक है, अब जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम जब तक डालते जाएंगे इसके अंदर एलिमेंट, जब तक ये डिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, देन कंटिन्यू चूजिंग वैक्टर्स, ऐसे ही मैं और चूज करती रहूंगी। मैंने 2 करा, 3 करा, तब भी मेरे पे इंडिपेंडेंट रहा। अब इधर लड़ाई वाली बात नहीं आई, क्योंकि इसमें ज़्यादा आ रहा है, जब तक ले रहे जब तक ये डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक के तक ले लिया इन डब्ल्यू सच दैट ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर एक्स के तक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, बट अगर मैं इसके बाद डालूंगी, के बाद एक्स के बाद डालूंगी, तब वो डिपेंडेंट बन जाएगा। बट जो एट जॉइनिंग एनी अदर वेक्टर मेक इट लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसीलिए मैं यहाँ तक स्टॉप कर दूंगी। मैंने बस मतलब ये आपको ना याद करना है, समझ लो कि अपने यहाँ पर ना के तक ही लेने हैं, अगर उसके बाद लोगे तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा। Since no linear independent set of V can have more than n vectors, then process must stop। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब मैं के तक ले रही हूँ और वो के भी यहाँ इससे छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते, के से ज़्यादा मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया ना। और ये के जो है एन से छोटा होगा, ये भी क्योंकि इसकी सेटिस्फेक्शन भी तो करवानी है मुझे। ठीक है, के लेस देन होगा तो हम बोल देंगे कि ये जो के तक जो जा रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या है, ये वैक्टर्स है, तो ये इसके बेसिस हो जाएंगे डब्ल्यू के, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो उसके बेसिस ही तो होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब डायमेंशंस ऑफ डब्ल्यू क्या हो गए? पहले तो जब जीरो थे तब जीरो डायमेंशन थे, अब मेरे एलिमेंट्स कितने डब्ल्यू के अंदर? एक्स के तक, मतलब कि वेक्टर्स एक्स के तक जा रहे हैं ना इसके मेरे, तो उसके डायमेंशन भी क्या हो गए? के तक हो गए। ठीक है, और जो के जो है लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेस देन हो गया, देयरफॉर हम बोल देंगे कि ये जो है डायमेंशंस लेस देन इक्वल टू एन है। तो ये पहली वाली जो कंडीशन है दोनों में होगी। अब मैं आगे वाली प्रूफ करूंगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं दोनों को इक्वल चूज करने के लिए इक्वल तो बोलूँगी, बाद में इन दोनों को भी इक्वल बताना होगा। ठीक है, अभी मेरे को पेज को फ्लिप करना है, एक मिनट रुकना। ओके, सो एक मिनट आई होप यू कैन सी नाउ। ठीक है, इतना। अब चलो देखो, अगर ये दोनों, अगर अब मान लो कि डायमेंशंस ऑफ डब्ल्यू जो है एन है। ठीक है, ये इफ बाय चांस की कंडीशन है, अगर डायमेंशन डब्ल्यू के एन है। देखो सबसे पहले मैंने डब्ल्यू के डायमेंशन क्या लिए थे? जीरो। उसके बाद बोला था नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैंने बोल दिया कि वो सारे के सारे एन ही है, मतलब जितने भी वी के जो डायमेंशन है ना वो डब्ल्यू के भी है। ठीक है, एन बोल दिया। जब एन है तो इसके वैक्टर्स कैसे दिखेंगे? वन से लेकर कहाँ तक जाएंगे? एन तक जाएंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया ना डायमेंशन कितने एन है, तो वन से लेकर एन तक जाएंगे, तो वो भी डब्ल्यू की बेसिस हो जाएगी। और वो भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा डब्ल्यू के अंदर। क्योंकि बेसिस बेसिस बनती कब है? बेसिस की क्या कंडीशंस होती है? आपने क्वेश्चंस करे होंगे, बेसिस होते किसी को भी बेसिस हम जब भी बोलते हैं जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन करे। ठीक है, एक मिनट, देखो मेरे पास ये डेफिनेशन थी बेसिस की। बेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? या तो वो या तो नहीं, मतलब दोनों सेटिस्फाई करे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग। ठीक है, तो ये बेसिस है तो मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। thus we get a set of n vectors which form a linearly
इसीलिए मतलब हम बोल रहे हैं कि अब हमको हमारे पास एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट मिल चुका है जो कि वी के अंदर भी है। हैंस तो वी के भी बेसिस सेम है ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में वी के ही तो लेट करे थे। डायमेंशन जो है एन है, अब जाके मैंने डब्ल्यू के एन चूज करे ना, तो दोनों के डायमेंशन सेम हुए, तो दोनों की बेसिस भी तो सेम हो गई, क्योंकि इसके भी वेक्टर्स तो इसी तरीके के दिख रहे हैं और डब्ल्यू के भी इसी तरीके के दिख रहे हैं। तो इसके मतलब क्या, इसके जो एलिमेंट्स है वो दोनों के दोनों सेम है, तो मतलब कि डब्ल्यू जो है इक्वल है स्पैनिंग ऑफ दिस, और यही चीज़ वी के लिए भी इक्वल है, क्योंकि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये रहा, ये देखो, ये देखो स्पैनिंग, स्पैनिंग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्पैन ऑफ एस, जब हम किसी किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एस है, ठीक है, एस वेक्टर स्पेस, तो उसके एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, ए जो होते हैं स्केलर्स होते हैं, वी वेक्टर्स होते हैं जो एस में बिलोंग करते हैं, देखो एस के अंदर कौन बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर्स वी1 वी2 वी3, और ए जो होते हैं ना फील्ड से आते हैं जो स्केलर्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। तो देखो ऐसे ही देखो यहाँ पर ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के एलिमेंट्स ये सारे हैं, अब मैं इसकी स्पैनिंग कर रही हूँ, तो मतलब कि स्पैन ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके साथ, तो इसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो उसकी स्पैनिंग हो रही है ना, वही दोनों के लिए तो सेम होगी कि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, बस इतना ही प्रूफ है इसका गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड मैंने आपको लिख के इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा इजी था, मैं आपको लिख के बताती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न वर्क था ना। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो बता देना, मैं आपको लिख लिख के भी बता दूंगी।